इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड इस हवाले से कि आगे इसका लिंक आएगा मुख्तलिफ क्वेश्चन के साथ। तो जनाब नॉन करंट एसेट में सेकंड पार्ट में हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारे मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, लेकिन वो फॉल करती हैं डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो हमारे पास अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स के हवाले से कर रहे हैं कि ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो हम कहीं से एक्वायर कर रहे होते हैं या हम इंटरनली जनरेट कर रहे होते हैं, तो उनको हम अपनी किताबों में किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं। तो जनाब आज की डिस्कशन इंटेंजिबल्स के हवाले से इंटेंजिबल्स जैसे हम लोगों ने बात की थी IAS 16 की, तो इसी तरीके से हम इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज जिसे हम कहते हैं एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल, हमारे पास जो है वो इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया जाएगा। एक्विजिशन के बाद हम उसे यूज करते हैं इन बिजनेस, एंड लास्ट वन इज द डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल। बेसिकली 3 फेजेस इसमें हम इनका तज़किरा करेंगे वन बाय वन। एक्विजिशन पे बात करेंगे, उसके बिजनेस में यूज पे बात करेंगे, हम लोग उसके डिस्पोजल के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें फर्दर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे बात करेंगे और हम इसके डिस्क्लोजर पे बात करेंगे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो वन बाय वन इसे स्टार्ट लेते हैं। एक्विजिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हम देखते हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो एक्वायर कैसे किए जाते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ कि जनाब हमारे पास इंटेंजिबल्स हैं। तो इंटेंजिबल में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास हम डिस्कस करते हैं सेपरेट एक्विजिशन को। सेपरेट एक्विजिशन, सेपरेट एक्विजिशन का मतलब क्या है? सेपरेट एक्विजिशन का मतलब ये है कि आप उसे एक्वायर कर रहे हैं थ्रू कैश। ठीक है, आप कंसिडरेशन में कैश पे कर रहे हैं या कैश के अलावा अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं या इस तरह से कोई और चीज, एक्सचेंज नहीं है। मतलब आम तौर पे हम इसमें कैश कंसिडरेशन को साथ तज़किरा करते हैं। तो सेपरेट एक्विजिशन, तो जब आप कभी भी कोई इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली एक्वायर करते हैं तो जाहिर बात है कि उसकी जो इनिशियल रिकॉग्निशन होती है, इनिशियल रिकॉग्निशन, तो हम कहते हैं कि इनिशियल रिकॉग्निशन मींस अगेन उसे उस एसेट को फर्स्ट टाइम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना। तो सेपरेट एक्विजिशन के केस में हम कहते हैं कि हमारा वो एसेट जो है वो एट कॉस्ट रिकॉग्नाइज होगा, एट कॉस्ट रिकॉग्नाइज होगा। इसका मतलब है कि अब हमें कॉस्ट डिटरमिन करनी सीखनी है, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो आप सेपरेटली एक्वायर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कैसे बनेगी। अगेन IAS 16 हमारी हेल्प करता है इसमें। जैसे आपने IAS 16 में रूल्स इस्टेब्लिश किए थे, वही रूल्स अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो हम इसमें लिखते हैं, कहते हैं कि जनाब इसमें लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस में से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट जो है उसको माइनस कर देते हैं। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, इससे पहले ये होता था कि हम जो ट्रेड डिस्काउंट्स है ना, उन ट्रेड डिस्काउंट को हम एसेट की लिस्ट प्राइस में से माइनस करते थे, लेकिन कैश डिस्काउंट को जो है वो हम लोग अलग से SOCI में अपनी इनकम बुक करते हैं। आप लोग काइंडली खुद से चेक कर लिया करें, ये माइक ऑन हो जाते हैं। तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं
इससे पहले हम ये कंसेप्ट पढ़ते आए हैं कि जो हमारे पास कैश डिस्काउंट होता है उसको हम अपनी एसओसीआई में अदर इनकम बनाते हैं। तो इसमें हमने एक और कंसेप्ट अपने ध्यान में रखना है कि वो जो कैश डिस्काउंट है उसको हम अपने एसेट की लिस्ट प्राइस में से माइनस भी कर सकते हैं। बेसिकली इसके दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है कि आप अपने एसेट को लिस्ट प्राइस में से माइनस करके लिखें, सॉरी, कैश डिस्काउंट को एसेट की लिस्ट प्राइस से पहले माइनस करवाएं और फिर उस वैल्यू पे इसको रिकॉग्नाइज कर दें। बाद में अगर डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाते हैं तो डिस्काउंट की मदद से जो है वो मतलब डिस्काउंट की अमाउंट से जो है वो एसेट की प्राइस इंक्रीज कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप डिस्काउंट को कंसिडर ना करें, बाद में जाकर उसकी प्राइस में से डिडक्ट कर दें। दोनों तरीके ठीक होते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट में आमतौर पे ये चीज कंसिडर की जाती है कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया जाता है लेकिन कैश डिस्काउंट माइनस नहीं किया जाता। लेकिन हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि अगर हम चाहें तो जो कैश डिस्काउंट होता है हम वो भी अपने एसेट की प्राइस में से ही माइनस कर सकते हैं। तो हम ये ऑप्शन यहाँ पे भी ऑप्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ से माइनस कर दें, और वो अदर इनकम वाली जो पुरानी ऑप्शन थी एसओसीआई वाली कि एसओसीआई में से इसको माइनस करवा दिया जाए, तो हम उस ऑप्शन को भी अकाउंट फॉर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें से डिस्काउंट को माइनस करते हैं। फिर हमारे पास नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आते हैं। हमारे पास नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आते हैं। तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर हमने पे किए हैं उसकी एक्विजिशन में तो वो हम इसमें सारे के सारे ऐड करते हैं, और उसके बाद फिर इसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है या आपने कहीं पे कोई कमीशन वगैरह पे किया है या इस तरह की कोई चीज है, उसे भी हम इसकी कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो जब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, इनका फिर सम करते हैं, तो हमारे पास जो है वो उस इंटेंजिबल की कॉस्ट आ जाती है। 6 हम कहते हैं कि जनाब ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल है। तो हम जब भी कोई एसेट सेपरेटली एक्वायर करते हैं तो इस तरीके से हम उसकी कॉस्ट जो है उसे डिटरमिन करते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट। तो वो कॉस्ट इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, सेपरेट इक्विजिशन के अलावा फिर क्या कौन सा मेथड हो सकता है? एक मेथड हमारे पास सेपरेट इक्विजिशन के अलावा ये हो सकता है कि हम कहें कि हमने एसेट एक्वायर किया है इन एक्सचेंज ऑफ एनी अदर एसेट। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं कि जनाब हमने एसेट एक्वायर किया है इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट, किसी दूसरे एसेट की एक्सचेंज में एसेट एक्वायर किया। ये सेपरेट इक्विजिशन नहीं है। ठीक है, मतलब आपने अलग से उसे परचेज नहीं किया, बल्कि कोई पुराना एसेट था या कोई और एसेट था, उस एसेट के बदले में आपने ये एसेट एक्सचेंज किया है। तो अगर हम एक्सचेंज केस की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि यार जब हम एसेट एक्सचेंज में लेते हैं तो फिर उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन किन बेसिस के ऊपर होती है। अगेन रेफर करूंगा IAS 16 को। IAS 16 में इसके रूल्स डिफाइन हुए हुए हैं, वो सेम रूल्स हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कि जनाब किसी भी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में दो तरह के एसेट्स होते हैं। एक ओल्ड एसेट होता है जो हम एक्सचेंज में दे रहे होते हैं, और एक न्यू एसेट होता है जो हम एक्सचेंज में रिसीव कर रहे होते हैं। तो एक ओल्ड एसेट है, एक न्यू एसेट है। पेपर के अंदर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट जो है, सॉरी, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो तीन तरह से आ सकती है। नंबर 1, एग्जामिनर हमें ओल्ड और न्यू एसेट जो है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं जी इसकी कैरिंग वैल्यू।
इसकी फेयर वैल्यू और इसकी भी फेयर वैल्यू तरीके से हम इनको लिख लेते हैं ताकि इसे बाद में हमें समझने में आसानी रहे। तो एक ओल्ड एसेट है और एक हमारे पास न्यू एसेट है। अब भाई क्वेश्चन में पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि हमें ओल्ड एसेट की कैरिंग वैल्यू भी मालूम हो, फेयर वैल्यू भी मालूम हो और न्यू एसेट की फेयर वैल्यू भी मालूम हो। तो क्वेश्चन में हमें ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो मालूम हो सकती हैं। तो फिर उस केस में हम कहेंगे कि जो नया एसेट एक्वायर किया जाएगा वो एसेट हमेशा अपनी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दूसरा सिनेरियो इसमें हो सकता है कि हमें ओल्ड एसेट मतलब जो एसेट हम दे रहे हैं इन एक्सचेंज उनकी कैरिंग वैल्यू भी मालूम हो और उसकी फेयर वैल्यू भी मालूम हो, लेकिन जो न्यू एसेट है उसकी फेयर वैल्यू हमें मालूम ना हो। तो फिर हम इस केस में कहते हैं कि जो नया एसेट अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन बुक वो हमेशा पुराने एसेट की फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि यार पुराना एसेट जो है उसकी कितनी फेयर वैल्यू है। और थर्ड सिनेरियो हमारे पास एग्जामिनेशन में आ सकता है जिसमें एग्जामिनर हमें कहता है कि ओल्ड एसेट की सिर्फ कैरिंग वैल्यू आपको मालूम है और बाकी जो बाकी दोनों जो हैं मतलब ओल्ड एसेट की ना तो फेयर वैल्यू मालूम है आपको और ना ही न्यू एसेट की फेयर वैल्यू आपको मालूम है। तो इस केस में हम कहते हैं कि फिर जो न्यू एसेट की कॉस्ट होगी वो पुराने एसेट की फेयर वैल्यू कंसिडर की जाएगी, सॉरी कैरिंग वैल्यू कंसिडर की जाएगी। और इस सारे केस में एक पॉइंट हमने याद रखना है कि अगर नया एसेट अपनी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज ना हो तो फिर वो पुराने एसेट की किसी वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगा। मतलब या तो वो पुराने एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगा या वो पुराने एसेट की कैरिंग वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगा। तो वो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज हो या वो कैरिंग वैल्यू पे रिकॉग्नाइज हो, इसमें एक पॉइंट हमने याद रखना है कि इसमें हमने ऐड करना है अगर हमने कोई कैश पे किया है और इसमें से हमने लेस करना है अगर कोई कैश हमने रिसीव किया है, कैश रिसीव। जी मुस्तफा। सर ये इनिशियल रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे, मुझे पिक नहीं हुआ लास्ट जो आपने बताया। देखिए इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम उस एसेट को अपनी किताबों में लिखने जा रहे हैं तो कितनी कीमत को लिखेंगे। तो आप जिस कीमत पे लिखेंगे अगर आपने उन्हें उसे सेपरेटली एक्वायर किया है तो फिर तो सिंपल सा रूल है, आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें, जितनी उस एसेट की कॉस्ट बनेगी उससे आप उसे रिकॉग्नाइज कर लें। लेकिन अगर आप उस एसेट को किसी एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में एक्वायर कर रहे हैं, मतलब कोई पुराना एसेट था आपके पास उसके बदले में जैसे पुराना कोई सॉफ्टवेयर था उस पुराने सॉफ्टवेयर के बदले में नया सॉफ्टवेयर आप परचेज कर रहे हैं, तो फिर अगर उसकी वैल्यू आप डिटरमिन करने जाएंगे कि नया एसेट अपनी किताबों में किस कीमत पे रिकॉग्नाइज करें तो पेपर में हमें 3 तरह के सिनेरियो से वास्ता पड़ सकता है। तो उस टाइम पे फिर हमने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर नए एसेट की फेयर वैल्यू डिटरमिन हो सकती है तो फिर वो अपनी कीमत पे फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन अगर हम उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते तो फिर वो जो एसेट पुराने वाला हम दे रहे हैं ये वैल्यूज हमें एग्जामिनर बताएगा, हम खुद डिसाइड नहीं करेंगे, एग्जामिनर बताएगा। तो वो हमें ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू देगा तो हम ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू में कैश पेड ऐड कर देंगे, कैश रिसीव माइनस कर देंगे। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यूज डिटरमिन नहीं हो सकती तो फिर हम पुराने एसेट की कैरिंग वैल्यू के ऊपर ये एसेट रिकॉग्नाइज करवाएंगे। ठीक है जी। ठीक है सर, क्लियर। ठीक है बच्चे। तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के अंदर हम अपने पास किसी भी इंटेंजिबल एसेट को इस तरीके से रिकॉग्नाइज करवाते हैं। देन जनाब नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जनाब हम कोई भी इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर सकते हैं बाय गवर्नमेंट ग्रांट।
आप कोई भी एसेट रिकॉग्नाइज एक्वायर कर सकते हैं बाय गवर्नमेंट ग्रांट। साथ साथ गवर्नमेंट हेल्प करती है ना, कि ग्रांट देती है, इस पे IAS 20 लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट पे IAS 20 है हमारा। तो गवर्नमेंट ग्रांट, अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए हमने कोई एसेट परचेज किया है, तो उसका रूल उसने बड़ा सिंपल सा डिफाइन किया हुआ है। उसने कहा है जी कि अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट के जरिए रिकॉग्नाइज किया है, तो दो बातें हैं। ठीक है, इस केस में दो बातें हैं। नंबर वन, इफ एसेट इज एक्वायर्ड विदाउट एनी विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट। ठीक है, कि अगर आपने एसेट एक्वायर किया है लेकिन आपने पेमेंट कोई नहीं की। पेमेंट ना करने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम फैसिलिटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल कराएं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसे इंस्टॉल करके दे देते हैं। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम कहते हैं कि जनाब ये एट फेयर वैल्यू जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उस केस में एट फेयर वैल्यू, उस पर फिर IAS 20 लगता है। आप लोगों ने आई होप के प्रीवियस स्टडीज में पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ग्रांट्स जो हैं वो फिर रिकॉग्नाइज की जाती हैं डेफर्ड के तौर पे, डेफर्ड इनकम के तौर पे। तो या फिर हम उसे एसेट की प्राइस सर ये में से वही ही डेफर्ड डिडक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, IAS 20 डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। और उसके बाद फिर दूसरा तरीका ये है, इसके अंदर में दूसरा तरीका ये है कि इफ एसेट इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। आपने कुछ पेमेंट की है, उस पेमेंट के जरिए आपने वो एसेट एक्वायर किया है, तो फिर आप उस एसेट को एक्वायर करेंगे एट द वैल्यू ऑफ अमाउंट पेड। जितनी रकम आपने फिर पे करके गवर्नमेंट ग्रांट मतलब उसे एसेट को एक्वायर किया है, बस आप फिर उतनी कीमत के ऊपर जो है वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सॉरी। अच्छा सर, इस केस में डेप्रिसिएशन चार्ज तो नहीं होगा ना इसके ऊपर? देखें, डेप्रिसिएशन वाली तो अभी कहानी नहीं आई ना जी, वो तो बाद की बात है, अभी नहीं। नहीं, मैं एक कॉन्सेप्ट के लिए पूछ रहा हूँ, इसलिए कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है। नहीं बच्चे, असल में मामला ये है कि अभी डेप्रिसिएशन मैं इसलिए तज़किरा नहीं कर रहा कि जब मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं आपको थोड़ी डिफरेंट स्टोरी सुनाऊंगा IAS 16 से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हो। इसलिए मैं अभी इसका रोके हुए हूं, मैं आंसर नहीं कर रहा आपके क्वेश्चन में। ओ, ओके जी, बाय गवर्नमेंट ग्रांट तो ये इन वैल्यूज के ऊपर रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आप कोई भी इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर सकते हैं। आप कोई भी इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर सकते हैं बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन। बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब है कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन इंशाल्लाह हमने बड़ी डिटेल में पढ़नी है। डिटेल में इस तरह पढ़नी है कि जो हमारे सिलेबस में उसका पोर्शन है विद रिस्पेक्ट टू सिंगल सब्सिडरी, तो इंशाल्लाह उसके हवाले से हम इसे देखेंगे पूरी डिटेल में। यहाँ अभी फिलहाल आप इतनी बात याद रख लें कि अगर कोई इंटेंजिबल एसेट बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में एक्वायर किया जाएगा, ये बात मैं आपको कंसोलिडेशन में जाकर याद भी करवाऊंगा कि ये हमने IAS 38 के अंदर ये रूल पढ़ा था और मैंने ये बात आपको वहां पे बताई थी। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो इनिशियल रिकॉग्निशन होती है किसी भी एसेट की, वो एट फेयर वैल्यू होती है। हमने उसको, उस एसेट को उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉग्नाइज करना होता है। और इसमें जो आखिरी पॉइंट है हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद, आखिरी पॉइंट है वो है हमारे पास इंटरनली जनरेटेड एसेट। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड एसेट। इंटरनली जनरेटेड एसेट, वजह जो इंटरनली जनरेटेड एसेट्स हैं इनके ऊपर हम इंशाल्लाह तफसील में बात भी करेंगे। वहां पे फिर मैं आपको इनिशियल रिकॉग्निशन की बातें भी समझाऊंगा। बेसिकली हम जब इंटरनली जनरेटेड एसेट्स की बातें करते हैं, तो हम इंटरनली जनरेटेड एसेट में जो हम खुद बना रहे होते हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक रिसर्च फेज है
और इसका एक डेवलपमेंट फेज है। तो ये दो फेजेस हैं जिनमें हम इनको डिवाइड करते हैं। तो ये इंशाल्लाह इसे जो है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे जाके, इसके मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा और इसमें मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये किस तरीके से जो है वो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला जो पोर्शन होगा इंटरनली जनरेटेड एसेट्स वाला, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चैप्टर में से कोई इंडिविजुअल टॉपिक में क्वेश्चन, सब टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो ये वाला सब टॉपिक है। यहाँ से फुल फ्लैज वो आपको एक पूरे का पूरा क्वेश्चन दे सकता है कि ये मुझे जरा अटेम्प्ट करके दिखाएं। तो ये वो पोर्शन है, ये वो पार्ट है जिसमें हम जो है वो सेपरेट क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन, सॉरी, मैंने इसमें एसेट की इक्विजिशन के जितने भी मेथड बताए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि एग्जामिनर हमारे सामने 3-4 सिनेरियोज रख दे, मतलब IAS 38 के 3-4 सिनेरियोज रख ले और उन 3-4 सिनेरियोज का फिर हम लोगों को जो है वो आंसर करना पड़े कि हम किस तरीके से जो है वो एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, या जैसा कि अभी हम आगे चल के अमॉर्टाइजेशन के रूल्स पढ़ेंगे तो फिर वहां पे जाकर हम देखते हैं कि उन सिनेरियोज को कैसे आंसर करना है। तो वो 2-2 3-3 लाइनों के आंसर्स बनते हैं और इंशाल्लाह वो मैं आपको सिखाऊंगा भी। और उसके अंदर हमने फिर जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट को भी डिस्कस करना होता है कि अगर हम कोई कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं तो वो कैलकुलेशन कैसे होगी। जी मुस्कान। सर मुझे ये पूछना था कि इन केस अगर पेपर में उसने दिया हुआ हो कि वो एसेट जो है वो बाय गवर्नमेंट ग्रांट भी है, बिजनेस कॉम्बिनेशन भी है, इंटरनली जनरेटेड एसेट भी है, तो फिर इन तीनों में से फिर कौन सा स्टेप हम लेंगे और किसके थ्रू हम एसेट को रिकॉग्नाइज? नहीं यार, ऐसी बात नहीं हो सकती, इन तीनों में से कोई एक होगा। अच्छा, एक ही होगा। हाँ, वो ऐसे होता है कि अगर इंटरनली जनरेटेड में गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह आ जाए तो वो फिर उसके रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक। अच्छा जनाब, तो हम वापस अपनी डिस्कशन पे आते हैं। तो हम लोगों ने पहला फेज सीखा जिसमें हम लोगों ने सीखा कि जनाब सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड इक्विजिशन फेज। तो इक्विजिशन फेज के अंदर हमने इक्विजिशन के मुख्तलिफ पैटर्न डिस्कस किए कि हम कोई भी इंटेंजिबल एसेट इन डिफरेंट पैटर्न के ऊपर जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड फेज की तरफ। सेकंड फेज है हमारा यूज इन बिजनेस, कि अब हम लोगों ने एसेट को एक्वायर कर लिया है तो अब हम इसको बिजनेस में यूज करेंगे, यूज इन बिजनेस। अच्छा, यूज इन बिजनेस के अंदर हमने जब IAS 16 पढ़ा था तो हमने कहा था कि जनाब जब हम उस एसेट को अपने बिजनेस में यूज करेंगे तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यूज इन बिजनेस। हमने कहा था कि हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ इंटेंजिबल पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है उसे हम कहते हैं अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस। लेकिन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस चार्ज करने से पहले हमने एक चीज देखनी है, क्या? यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अमॉर्टाइजेशन चार्ज करने से पहले हम इसका तज़किरा करेंगे, यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट। हम कहेंगे कि जनाब ये जो यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट है ये दो तरह की हो सकती है। ये हमारे पास दो तरह की हो सकती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं फिनाइट यूजफुल लाइफ, और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। फिनाइट है, लिमिटेड है, या इनडेफिनेट है, ठीक है। मतलब फिनाइट में हम कह सकते हैं कि इट कैन बी मेजर्ड, और इसे हम कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड। मतलब कुछ एसेट ऐसे हो सकते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ हम मेजर कर सकते हैं, और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ हम डिटरमिन नहीं कर सकते।
तो जिन एसेट्स की यूजफुल लाइफ हम डिटरमिन कर सकते हैं उन पे तो अमॉर्टाइजेशन चार्ज होगी, उन पे तो अमॉर्टाइजेशन चार्ज होगी, ठीक है। अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस विल बी चार्ज। और जिनके ऊपर इंडेफिनेट लाइफ है, उनकी लाइफ मेजर नहीं हो सकती है, उनके ऊपर हम अमॉर्टाइजेशन चार्ज नहीं करेंगे, नो अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। इनके ऊपर फिर हमें IAS 38 भी बताता है, और इसके साथ साथ जी हम IAS 38 पढ़ रहे हैं जी। तो नो अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो हम नो अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस में हमने ये ध्यान में रखना है कि जिनकी यूजफुल लाइफ हम मेजर नहीं कर सकते हैं या इनडेफिनेट होती है, उन पे फिर हम हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं, इम्पेयरमेंट टेस्ट एनुअली। हम उन पे एनुअली इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं कि हर साल उन पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाओ, देखो कि उनकी लाइफ जो है वो सॉरी उनके जो वैल्यू है वो कहीं इम्पेयर तो नहीं हो रही है। अच्छा, जिनकी भी यूजफुल लाइफ डिटरमिन हो सकती है उसमें फिर हम क्या करते हैं, अमॉर्टाइजेशन तो चार्ज करते हैं, किन बेसिस पे करते हैं, तो बेसिस दो ही हैं। देखा जाएगा कि उनकी जो यूजफुल लाइफ डिटरमिन की जा रही है वो टाइम के हिसाब से डिटरमिन की जा रही है या यूज के हिसाब से, टाइम बेसिस और यूज बेसिस, ठीक है। हम ये देखेंगे कि उनकी जो यूजफुल जो अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस हम चार्ज कर रहे हैं वो टाइम बेसिस पे कर रहे हैं या वो यूज बेसिस पे कर रहे हैं। तो बेटा टाइम बेसिस पे अगर आप अमॉर्टाइजेशन चार्ज कर रहे हैं तो आम तौर पे जो पेपर्स के अंदर अक्सर पूछता भी है एग्जामिनर, और अगर ना बोले तो हम वही ट्रीटमेंट करते हैं, तो टाइम बेसिस के ऊपर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं और यूज बेसिस के ऊपर हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड फॉलो करते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं जो आम तौर पे अमॉर्टाइजेशन की कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो टाइम बेस भी हो सकता है कि आपका जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी यूजफुल लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में है, और यूज बेसिस पे भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइसेंस एक्वायर किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आइटम, और वो लाइसेंस जिस कंपनी से हमने लिया है वो कंपनी कहती है कि जनाब आप इस लाइसेंस के जरिए मैक्सिमम से 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो 10,000 से ज्यादा यूनिट तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहेंगे कि फिर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर उसको चार्ज करें, उसको हम स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे। तो आमतौर पे हम जब अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा वास्ता इन ही दो चीजों से, इन ही दो जो है मेथड से रहता है। तो हमने सीखा कि यूज इन बिजनेस के अंदर अगर एसेट की यूजफुल लाइफ डिटरमिन हो सकती है तो आप अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस चार्ज करें, अगर यूजफुल लाइफ उसकी डिटरमिन नहीं हो सकती तो फिर आप अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आप उसके ऊपर हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट जरूर लगाएंगे। तो इम्पेयरमेंट टेस्ट उससे एनुअली जो है वो आपने लगाना है। फिर जनाब इसकी जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज फॉर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट नहीं सॉरी अमॉर्टाइजेशन, जर्नल एंट्रीज फॉर अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्रीज अगेन बेस करेंगी कि आप अपना एसेट अकाउंट किस बेस के ऊपर बना रहे हैं। नंबर 1, इफ एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट, अगर आप एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना रहे हैं तो फिर आप इसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और accumulated amortization credit। accumulated amortization credit। और अगर आप लोग जो है वो एसेट अकाउंट बना रहे हैं एट नेट बुक वैल्यू,
सॉरी, इफ एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट नेट बुक वैल्यू, तो फिर हम अपनी जर्नल एंट्री को चेंज कर लेंगे, अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे और अकमुलेटेड अमॉर्टाइजेशन की जगह पे हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एसेट अकाउंट क्रेडिट, इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्रीज जो हैं उनको पास करते हैं। जिस तरह से डेप्रिसिएशन के ऊपर हमारी पॉलिसी होती है, तो अमॉर्टाइजेशन पे भी पॉलिसी होती है हमारी कि अमॉर्टाइजेशन हम किस तरीके से चार्ज करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, सॉरी गलत बोला मैंने, माजरत, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, यहाँ पे आपके जो इसके डिस्पोजल के रूल हैं, वो डिस्पोजल के रूल भी आपके सेम होते हैं। ओके फाइन, यहाँ पे जनाब हम थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट में भी हमने पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से हम IAS 16 के अंदर डिस्पोजल को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे भी उसी तरीके से डिस्पोजल जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड होती है। तो फॉर एग्जाम्पल वहां पे हम क्या करते थे कि हम किसी भी डिस्पोजल डेट के ऊपर देखते थे कि हमारे पास नॉन करंट एसेट की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे नॉन करंट एसेट की बजाय जो है वो टेंजिबल एसेट होगा, लाइक लाइसेंस अकाउंट। तो कोई एक लाइसेंस हमने एक्वायर किया हुआ है, आपको बताया जाएगा कि उसका बैलेंस है फॉर एग्जाम्पल 100,000। फिर आपको बता दिया जाएगा कि वो एसेट आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो डिस्पोज ऑफ करने से पहले आप उस पर अकमुलेटेड अमॉर्टाइजेशन जो है वो चार्ज कर चुके हैं। कितनी अमॉर्टाइजेशन चार्ज कर चुके हैं बता दिया जाएगा, या हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। वो बोलेगा कि जी उसका बैलेंस है से 80,000। ठीक है, अब वो कहेगा कि आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है, और डिस्पोज ऑफ करने से जो है वो आपको इसके ऊपर कुछ कैश रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसे वहाँ एक डिस्पोजल अकाउंट बनाते होते थे, तो यहाँ पे भी हम एक डिस्पोजल अकाउंट बना लेंगे। हम कहेंगे कि जनाब ये जो एसेट है इसको यहाँ से हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 100,000, और डिस्पोजल अकाउंट में यहाँ पे लिख देंगे लाइसेंस अकाउंट 100,000। इसी तरीके से कम्युलेटेड अमॉर्टाइजेशन में हम लिख देंगे कि डिस्पोजल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे 80,000, और यहाँ पे लिख देंगे कि कम्युलेटेड अमॉर्टाइजेशन से आएंगे 80,000। इस पे फिर हम कैश रिसीव को क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। सपोज हमने 50,000 रुपये में बेच दिया है, तो हम कहेंगे कि जनाब इससे हमें गेन हो गया है, गेन ऑन डिस्पोजल 30,000। तो जैसे आप वहां पे डिस्पोजल की जर्नल एंट्री पास करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी डिस्पोजल की जर्नल एंट्री पास होगी। हम अकमुलेटेड अमॉर्टाइजेशन को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। हम लोग जो है वो लाइसेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और हम लोग जो है वो गेन ऑन डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे। तो ये जनाब हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज आ जाएंगी 100,000, कैश अकाउंट सॉरी कम्युलेटेड का बैलेंस है 80,000, लाइसेंस अकाउंट में आएंगे 100,000 और 30,000। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो है उसकी जर्नल एंट्रीज जो है वो हम पास कर लेते हैं। इसी तरीके से कोई इंटेंजिबल जो है वो अगर उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो चुकी है या हम उससे बेनिफिट हासिल कर चुके हैं, तो सिंपली उसे बुक से आउट कर देते होते हैं। तो कम्युलेटेड को भी जीरो कर देते हैं, और उसके ऊपर जो हमारे पास लाइसेंस होता है उस लाइसेंस को भी हम जो है वो जीरो कर देते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो
डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो है वो उसे हम इस तरीके से रिकॉर्ड करवाते हैं। इस डिस्पोजल में ये जो मैंने बात की है, ये मैंने बात की है यहाँ पे आपके पास कि आपने इसको बेचा है अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन, ये नुस्खा। आपने कहा कि यूजफुल लाइफ अगर उसकी खत्म हो जाती तो हम उस लाइसेंस कॉस्ट उसको भी आप जीरो कर दें, क्या हम उससे बेनिफिट लेते रहेंगे या नहीं? देखते हैं, अगर हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं तो वो फिर ये होता है कि हम उसकी देखते हैं कि फेयर वैल्यू वगैरह डिटरमिन हो सकती है, तो फेयर वैल्यू चेंजेस लेते रहते हैं उसकी। लेकिन अगर यूजफुल लाइफ डिटरमिन नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल मैंने 5 साल के लिए लाइसेंस एक्वायर किया था, 5 साल के बाद वो खत्म हो गया, तो फिर जितनी उसकी कॉस्ट होगी उतनी कमुलेटेड हो चुकी होगी, मैं 5वें साल के बाद उससे फर्दर बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा, तो वो जीरो हो जाता है वैसे ही, तो उसे बस बुक से आउट कर देते हैं। मगर सर बुक से तो आउट करेंगे, मगर अगर फॉर इन केस अगर कंप्यूटर अगर सॉफ्टवेयर है वो कंपनी में लगा हुआ है, तब क्या वो सॉफ्टवेयर तो नहीं हटेगा ना, मगर उससे हम बेनिफिट्स तो लेते रहेंगे। देखें, अगर फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर आपने कहीं से कोई एक्वायर किया हुआ है और उसका बेनिफिट उसकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन नहीं कर पा रहे आप, तो फिर तो कहानी नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कि 5 साल के बाद भी उससे बेनिफिट आप ले रहे हैं, मतलब 5 साल गुजरे, 5 साल के बाद वो जो कंपनी थी ना जिसने आपको लाइसेंस दिया हुआ था, वो या सॉफ्टवेयर दिया हुआ था, उसने आपसे कहा कि यार तुम ऐसा करो कि ये मुफ्त में ही रख लो, अच्छा। ठीक है। अब अगर हम वो मुफ्त में रखेंगे तो उसको ये दोबारा फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो फ्री में मिल रहा है तो फिर देखना पड़ेगा कि उसे कैसे काउंट फॉर किया जाए अपनी किताबों में। असल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होते हैं ना, ये वेरी करते हैं फ्रॉम एसेट टू एसेट। हमें देखना पड़ता है कि सर्कमस्टांसिस क्या हैं और हम फिर उसको किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लेकर जाएंगे और वो हमें उसके क्या ट्रीटमेंट बता रहा है। तो ये वेरिएशन है मुख्तलिफ एसेट्स में। लाइसेंसेस के लिए कुछ और तरह से डिटर्मिनेशन होगी, अकाउंटिंग होगी, सॉफ्टवेयर के लिए कुछ और तरह से होगी, तो ये वहां पे सर्कमस्टांसिस को देखा जाएगा। वैसे आप इससे रिलेटेड कोई केसेस वेसेस सॉल्व करवाएंगे ना? देखें, इससे रिलेटेड जो केसेस वगैरह हैं वो तो पास पेपर के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें वहां पे क्वेश्चन में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, तो जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह हमें इनका आइडिया हो जाएगा कि किन्हें किस तरीके से डील ट्रीट करना है। अच्छा जनाब, डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनली जनरेटेड एसेट। इंटरनली जनरेटेड एसेट, अच्छा एक चीज मैंने आप लोगों से पहले भी तज़किरा किया था इसका, अगेन मैं अपनी बात को रिपीट भी किए देता हूँ। मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये की थी कि देखिए मैं इस पूरे स्टैंडर्ड को सम अप कर रहा हूँ, ठीक है। मामला ये है कि हमारे पास जो टाइम होता है आप लोगों को पता है कि वो लिमिटेड होता है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड से पूरा पूरा स्टैंडर्ड रीड नहीं कर सकता क्योंकि टाइम लिमिटेशन होती है इसके अंदर। तो मैं आपकी आसानी के लिए इसे सम अप करता हूँ। सम अप में मैं इसकी पूरी समरी एक बना देता हूँ ताकि कल को आप लोगों ने जब इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करना हो, इस समरी को ओपन करें तो आपको फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि कभी कभार आप लोग इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड भी खोला करें और देखा करें कि वहां पे ये चीजें कैसे लिखी हुई हैं, ठीक है। मतलब समरी तो मैंने कर दी, अब जैसे मैंने यहाँ पे मोनेटाइजेशन के ऊपर आप लोगों को ये गाइडेंस दी, तो आप वहां पे जाएं, मैंने जो बुक्स आपके साथ शेयर की हुई हैं उसमें भी स्टैंडर्ड से सारा डाटा जो है वो वहां पे उसको रेफर किया हुआ है। आपको जो मैंने कैफ 5 की बुक शेयर की हुई है वहां पे स्टैंडर्ड के पैराग्राफ नंबर भी लिखे हुए हैं कि किस नंबर का पैराग्राफ है जिसके अंदर से ये मटेरियल लिया गया है और ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है उस पैराग्राफ को। तो आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाती है के बजाय इसके कि आप लोग खुद से वो स्टैंडर्ड ओपन करें और 1 बाय 1 उनके सारे पैराग्राफ को पढ़ें और चेक करें कि किस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। तो उससे ज्यादा बेहतर ये है कि वो जो बुक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है उस बुक को आप ओपन कर लिया करें,
उसे देखा करें, थोड़ा बहुत पढ़ा करें उसको, कि ये जो चीजें मैं सम अप कर रहा हूँ ये वहां पे कैसे लिखी हुई हैं। ठीक है, उससे आप लोगों को थोड़ी सी आपकी सिमिलैरिटी बढ़ जाएगी स्टैंडर्ड के साथ, और इसका कोई पर्पज नहीं है। तो कोशिश किया करें कि जब भी कभी आपको टाइम मिल जाए तो उस बुक को जरूर ओपन किया करें। उसमें जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा कि यार यस, ये चीजें तो हमने समरी के अंदर सारी डिस्कस कर ली हैं, तो अब स्टैंडर्ड में पढ़ें तो वो सेम ही चीजें हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ हमें ये आती है कि वो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज अगर हम डायरेक्ट पढ़ना शुरू करें तो कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं उसे पढ़ के। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसे अपनी रूटीन में रखें कि कभी कभार जब कभी टाइम मिले तो थोड़ा सा उसे देख लिया करें, तो उससे इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट हो जाएगा। तो ये जो इसके पढ़ने वाला काम है इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे साथ साथ कभी कभार कैरी रखना है, ताकि थोड़ा सा आपकी भी ग्रूमिंग हो, आपको भी आइडिया हो कि प्रैक्टिकल, कल को आपने प्रैक्टिकल उसमें जाना है। आप में से हो सकता है कुछ लोग जॉब वगैरह भी कर रहे हों, तो उन्हें थोड़ा फिर अंदाजा हमें हो जाता है कि यार अगर फलां किस्म का मसला आ जाए तो स्टैंडर्ड को खोले तो फलां जगह के ऊपर ये बात हमने पढ़ी थी या पढ़ी है, या इसको हमने इस तरह से देखा था, तो हमें उसमें काफी हेल्प हो जाती है। तो इंटरनली जनरेटेड एसेट वो एसेट जो हम खुद बनाते हैं। IS 38 prohibits to recognize the following as intangible assets। IS 38 ने ना कुछ चीजों को प्रोहिबिट किया है। उसने कहा भाई ये जो इंटरनली जनरेटेड कुछ चीजें हैं ना, इसको आप लिख लें, इंटरनली generated assets as intangible assets। अच्छा सर, ये आइए, IS 38 जो है वो स्पेसिफिकली टेंजिबल एसेट्स के लिए है, और IS 16 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब चीज, ऐसा ही है? मैं सही समझ रहा हूँ? जी बच्चे, उसको आप यूं कहें कि वो टेंजिबल के लिए है। और 38 जो है वो इंटेंजिबल है? यस, दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड जो इनटेंजिबल पे है। ठीक हो। ठीक है। IS 38 prohibits to recognize the following internally generated assets as intangible assets। इसने ना कुछ एसेट्स को ममनू किया, मना किया। मना करने का मतलब ये है कि IS 38 कहता है कि आप इन एसेट्स को अपने पास कैपिटलाइज नहीं कर सकते, मतलब आप इनको अपना इंटेंजिबल एसेट नहीं बना सकते। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास, एक तो इसने कहा था इंटरनली जनरेटेड गुडविल। आप इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप कहें जी कि मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस की तो बड़ी गुडविल है, लोग बड़ा अच्छा जानते हैं मुझे, तो जनाब मैं जो है वो अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करवाऊं और वैल्यूएशन करवा के मैं अपने बिजनेस की गुडविल को कैपिटलाइज कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अलाउ नहीं है। तो हम इंटरनली जनरेटेड गुडविल को जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, फिर इसने जो मना सर किया। इन हाउस अगर सॉफ्टवेयर बना है तो वो भी फॉल में फॉल करेगा ना? नहीं यार मुस्ता, ऐसी बात नहीं है, अभी गुडविल की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप मेरे से एक कदम आगे चल रहे हैं, तो पहले मुझे बात कंप्लीट करने दें। मैंने सॉफ्टवेयर की कोई बात नहीं की। ठीक है, तो गुडविल है, इसे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ब्रांड नेम, आप अपने बिजनेस का, आपका कोई ब्रांड है जो स्टैब्लिश हो चुका है, आप अपने बिजनेस का ब्रांड नेम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रांड नेम को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। फिर क्या है? फिर है जनाब मास्ट हेड। मास्ट हेड क्या होते हैं? ये जैसे हम अखबारात पढ़ते हैं तो अखबारात में जो है वो फॉर एग्जांपल अगर जंग न्यूज़पेपर देखें या नवाए वक्त देखें तो उधर दाएं तरफ ऊपर कोने पे एक जंग लिखा होता है या नवाए वक्त लिखा होता है। दीज आर कॉल्ड मास्ट हेड। तो वो कहता है कि यार आप ये जो मास्ट हेड्स होते हैं ना, आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते।
ठीक है। पब्लिशिंग टाइटल, इसका एक और नाम भी है, मेरे भी जहन में नहीं आ रहा है, इसका एक और नाम भी है, लाइक आपका जैसे कोई लोगो होता है पब्लिशिंग, या इस तरह की कोई चीज है जो आपने इंटरनली जनरेट की है, आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते, अपना एसेट नहीं बना सकते। या फिर हमारे पास होते हैं कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट वो कहता है कि यार ये जो कस्टमर लिस्ट होती हैं आप इनको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, कि आपके पास अपनी एक कस्टमर लिस्ट है, आप कहें जी के, वो तो वैसे तो हमारे पास फ्रंट एसेट के अंदर वो लिखी जाती है ना, तो आप कहें कि जनाब ये हमारी कस्टमर रेंज इतनी ज्यादा है, तो हम जो है वो कस्टमर लिस्ट जो है इसको हम बेच भी सकते हैं, तो इसको हमारा एसेट होना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। तो कस्टमर लिस्ट जो है वो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। तो IS 38 ने ये 5 एसेट्स ऐसे हैं जिनको कैपिटलाइज करने से मना किया। उसने कहा जी कि आप इन पांचों को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, लेकिन नोट द above mentioned assets might be capitalized. The above mentioned assets might be capitalized if purchased separately. मतलब ये है कि गुडविल, अगर आपने कोई बिजनेस परचेज किया है, जैसा कि हम कंसोलिडेशन के अंदर जाकर पढ़ेंगे कि हम कोई सब्सिडरी कंपनी परचेज करते हैं, तो अब वो सब्सिडरी कंपनी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1 मिलियन, और हम पे करते हैं 1.2 मिलियन, और तो वो 0.2 मिलियन हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज गुडविल परचेज। मतलब वो आपके बिजनेस की इंटरनल गुडविल नहीं है, बल्कि वो आपने बिजनेस परचेज किया है, तो बिजनेस परचेज करने के केस में आपने जो आपको जो है वो पे करनी पड़ी है, तो वो गुडविल आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। ब्रांड नेम, आप अपना ब्रांड नेम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कहीं से कोई ब्रांड नेम एक्वायर करते हैं तो वो ब्रांड नेम आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बाकी चीजें भी हैं, ये अगर आप कहीं से परचेज कर लें तो आप इनको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उनकी प्रोहिबिशन नहीं है। प्रोहिबिशन ये है कि ये इंटरनली जनरेटेड नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनली जनरेटेड में ये 5 आइटम, इनका हमने ख्याल रखना है कि ये कैपिटलाइज नहीं होंगे। जी मुस्कान। सर ये ब्रांड नेम जो आप कह रहे हैं ये इन सेंस ऑफ रॉयल्टी का ही लिंक लग रहा है। सॉरी बच्चे दोबारा पूछिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो ब्रांड नेम कह रहे हैं कि किसी का ब्रांड नेम लेंगे तो ये रॉयल्टी ही हुई ना एक तरीके की। नहीं, रॉयल्टी और ब्रांड नेम में फर्क है ना। रॉयल्टी जैसे ये होती है कि आप जो चीज खुद मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसकी एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो दूसरे को पे करेंगे, ठीक है, लेकिन वो ब्रांड नेम आपका नहीं होगा, जैसे हमारी फ्रेंचाइजीज होती हैं। जैसे KFC मैकडोनल्ड्स है। सॉरी, आपकी आवाज कट गई। मैं कह रहा था सर जैसे KFC और मैकडोनल्ड्स है, जी जी। ये भी तो बच्चे रॉयल्टी वो ये भी। बच्चे वो सारे फ्रेंचाइजीज हैं। ब्रांड नेम का मतलब ये है कि मैं KFC कंपनी ही परचेज, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास शू कंपनीज हैं, तो अब जैसे बाटा है या सर्विस है, अब इनके बहुत सारे और ब्रांड भी हैं, जैसे वो चीता ब्रांड है, तो अब मैं कंपनी से ब्रांड परचेज कर लेता हूँ कि भाई मुझे ये ब्रांड नेम दे दो, आप आज के बाद चीता ब्रांड का कोई शू नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक हो गया, तो वो ब्रांड नेम परचेज के अंदर शामिल किया जाएगा। ओके ओके। ठीक है जी। तो इंटरनली जनरेटेड जो एसेट्स होते हैं, देखना ये है कि क्या हम उनको कैपिटलाइज कर सकते हैं। उसने कहा भाई जो आपके इंटरनली जनरेटेड एसेट्स है ना, वो बेसिकली 2 हिस्सों में उनकी कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड, कहता है कि जो इंटरनली जनरेटेड एसेट्स की कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं।
एक है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिसर्च फेज। एक रिसर्च फेज की कॉस्ट होती है और एक डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, इनकी डेफिनेशन भी मौजूद है, स्टैंडर्ड ने इनको डिफाइन किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ चीज समझते हैं। देखें, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये जिसे हम कहते हैं ना कि ये एक टोटका है, एक तरीका है इसको समझने का कि रिसर्च फेज क्या है और कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कैसे डिफाइन होगी, और डेवलपमेंट फेज क्या है, उसकी कॉस्ट कैसे डिफाइन होगी। देखिए, जो रिसर्च फेज होता है ना बच्चे, इसमें जब हम लोग कोई कॉस्ट लगा रहे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हमारा आंसर यस में आएगा या नो में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो एक यूनिट बनाने में 10 मिनट्स लेता है। आपके पास एक इंजीनियर आता है आपका, वो कहता है कि सर अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लें तो हो सकता है सॉरी जी, कहता है कि हो सकता है, मतलब वो श्योर नहीं है, हो सकता है कि हम अपना ये टाइम रिड्यूस कर लें। इसका मतलब है वो श्योर नहीं है, वो ये चाह रहा है कि वो कोई एक्सपेरिमेंट करे और देखे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि उस मॉडिफिकेशन से टाइम कम किया जा सके। तो आप कहते हैं ठीक है यार, तुम इसके ऊपर काम शुरू करो, तो तुम्हारे जो भी इसके ऊपर कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, वो कंपनी पे करेगी। अब वो पैसे लगाने शुरू कर देता है। अब वो पैसे लगा रहा है, एक्सपेंस बेयर कर रहा है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं है कि आया उसका आंसर यस आएगा या नो आएगा। तो वो डिफरेंट प्रोटोटाइप्स बनाएगा, पायलट प्लांट्स बनाएगा, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेगा, फिर वो देखेगा कि क्या वाकई प्रोडक्शन प्रोसेस में टाइम कम हो सकता है हमारा। तो बच्चे, पहले वो कॉस्ट लगाकर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेगा। ये जितनी कॉस्ट आएगी, जब तक आंसर नहीं आ जाता कि हाँ टाइम कम हो सकता है, तो तब तक आप जो कॉस्ट लगा रहे होते हैं वो सारी रिसर्च फेज की कॉस्ट कहलाती है। अच्छा, अब जब आपको आंसर मिल जाता है ना कि हाँ यार देखें, अगर तो आंसर आता है कि नहीं हम टाइम कम नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली फिर हम फर्दर कॉस्ट तो नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास आंसर आ जाता है कि यस, आप उस प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, तो फिर हम उस पर फर्दर कॉस्ट लगाएंगे कि उसमें मॉडिफिकेशन की जा सके। तो आप वो वाली जो कॉस्ट लगा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट फेज कॉस्ट। तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना जरूरी है हमारे लिए कि हम जिस कॉस्ट का तज़किरा कर रहे हैं वो रिसर्च फेज की कॉस्ट है या कि वो डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट है। अच्छा, अब जब हम ये चीज डिफाइन कर लेते हैं कि यार ये रिसर्च फेज की कॉस्ट है या ये डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट है, तो अब इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। भाई, रिसर्च फेज की कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। अब पता ही नहीं है कि आया आंसर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, आज को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। आप इसको एक्सपेंस बनाएंगे इन एक्सओसीआई। तो जो रिसर्च फेज की कॉस्ट होती है उसका रूल ये होता है कि हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको एक्सपेंस बनाएंगे इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। नोट, रिसर्च वर्क, इसको रिसर्च वर्क परचेज कैन बी कैपिटलाइज। अगर आप कहीं से रिसर्च वर्क परचेज करते हैं, मतलब आपने रिसर्च नहीं की, रिसर्च कोई और कंपनी कर रही थी, अभी वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई थी या हो गई थी, तो वो आपसे कहती है, आप उसे कहते हैं कि यार ये रिसर्च वर्क हमें फरोख्त कर दो। आप उससे रिसर्च वर्क खरीद लेते हैं। तो बच्चे, वो जो रिसर्च वर्क आपने खरीदा है, आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि आप उसे इनिशियली अपना एसेट बनाते हैं और बाद में अगर आंसर नो में आ जाए तो आप उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं। प्रूडेंस है जी, इसकी रीजन आपने पूछी कि क्यों कैपिटलाइज नहीं कर सकते, तो रीजन उसकी प्रूडेंस है।
ठीक है, कि आप अपने एक्सपेंसेस को जो है वो अंडरस्टेट नहीं कर सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं पैसे लगाए जा रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा आंसर यस में आएगा या नो में आएगा, तो वो कहता है कि फिर इसको एक्सपेंस बनाएं। और एक बात याद रखें, आप रिसर्च फेज की कॉस्ट को एक्सपेंस को बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उस प्रोजेक्ट पे पहले 6 माह में आपने कॉस्ट लगाई और उस सारी को एक्सपेंस आउट कर दिया क्योंकि वो रिसर्च कॉस्ट थी। 6 महीने के बाद आंसर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि अब जो कॉस्ट लगेगी वो डेवलपमेंट होगी। तो वो जो पुरानी कॉस्ट आपने एक्सपेंस बनाई है ना इन एसओसीआई, आप उसको दोबारा कैपिटलाइज नहीं कर सकते। मतलब आप कहें कि यार वो 6 महीने की कॉस्ट तो मैंने एक्सपेंस बना दी थी, मेरा प्रोजेक्ट तो कामयाब हो गया है, आंसर यस में आ गया है, तो मैं तो ये मॉडिफिकेशन करूंगा, इसको मैं कैपिटलाइज कर लूं। तो ऐसा करना मना है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज आपने एक दफा रिसर्च में एक्सपेंस आउट कर दी, अब वो दोबारा कैपिटलाइज नहीं होगी, वो आपका हमेशा एक्सपेंस ही रहेगी। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट में, कि भाई हमने रिसर्च वर्क किया, रिसर्च कंडक्ट की, रिसर्च का आंसर आ गया हमारे पास यस, कि हाँ जी हम जो है वो रिसर्च को वर्क जो है वो यस में आंसर आ गया, अब हमें ये मॉडिफिकेशन करनी चाहिए या अब हमें ये इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। तो अब क्या होगा? तो वो कहता है कि अब ये कॉस्ट डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट है। फंडामेंटल रूल क्या है? कैन नॉट बी कैपिटलाइज। फंडामेंटल रूल इसका भी यही है कि आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लेकिन कंडीशन फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट फेज कॉस्ट, अगर आप डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं ना, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसमें याद रखेंगे, ऑल 6 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। अगर इनमें कोई एक कंडीशन भी रह गई तो आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, आपको एक्सपेंस बनाना है, जो कि फंडामेंटल रूल है। तो डेवलपमेंट फेज की जितनी आपकी कॉस्ट होगी वो सारी की सारी एक्सपेंस बनाई जाएगी। तो भाई अगर डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट को हम एक्सपेंस बनाएंगे तो क्या वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकती? आंसर है कि वो कैपिटलाइज हो सकती है, लेकिन उसकी कैपिटलाइजेशन के लिए हमें 6 कंडीशन पूरी करनी जरूरी है। अगर हम वो 6 कंडीशन पूरी कर सकते हैं तो फिर हम उसे कैपिटलाइज कर लेंगे, अदरवाइज हम उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है जी, 1 मिनट मुझे दीजिए जरा। जी सॉरी जी। जी बात को शुरू करते हैं। तो देखें, हमारे पास जो है वो 6 कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। तो ये 6 की 6 मैं बात कर रहा था कि सारे की सारी मीट होनी चाहिए। उसके उसमें सबसे पहली कंडीशन है जिसे हम कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी कि आप जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं उसे कंप्लीट करना टेक्निकली फिजिबल भी हो। मतलब
आप जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज करने जा रहे हैं, या आप जो है उसके बारे में आपने जो प्लान किया हुआ है उसे फुलफिल करना भी टेक्निकली फिजिबल हो। तो ये हमारी पहली कंडीशन होती है कि टेक्निकली उसको कंप्लीट करना फिजिबल होना चाहिए, कि वो टेक्निकली फिजिबल हो गए, वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम उसे खुद यूज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जो भी इंटेंशन है। दूसरी बात है हमारे पास, इसको हम कहते हैं इंटेंशन टू कंप्लीट। इंटेंशन टू कंप्लीट का क्या मतलब है कि आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, आपकी इंटेंशन भी हो कि आपने उसे कंप्लीट करना है। मतलब ऐसा ना हो ना कि आप वक्ती तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अपना एक्सपेंस शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने जनाब प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, या आप एक्सपेंस शो नहीं करना चाहते तो आप उसे कैपिटलाइज करना शुरू हो गए, लेकिन इंटेंशन आपकी ये है कि कल को हमने ये प्रोजेक्ट क्लोज कर देना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए उसे कंप्लीट करने की। इसमें जो हमारे पास तीसरी कंडीशन है वो कहलाती है एबिलिटी टू यूज और सेल दी इंटेंजिबल एसेट। कि आप जो एसेट बना रहे हैं ना, उसमें इतनी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उन्हें खुद इस्तेमाल कर सकें या किसी को बेच सकें। अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसको ना आप खुद यूज कर सकते हैं ना किसी और को फरोख्त कर सकते हैं, तो फिर इसमें आप डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। फिर हमारे पास नंबर 4 है कि ये वही कंडीशन है, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट will flow to the entity। इट इज प्रोबेबल, ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो भी उस एसेट से जो है वो जनरेट होंगे। फिर इसमें एक है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। चलो इसको पहले लिखना चाहिए था वापस। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पैसे भी हों उसे पूरा करने के आपके पास, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो आपके पास, ठीक है, टेक्निकल रिसोर्सेज भी हो, मतलब आपके पास कोई टेक्निकल स्टाफ भी हो जो उसको कंप्लीट कर सके, टेक्नोलॉजी भी हो आपके पास, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर हम आखिरी बात है उसके अंदर, एक्सपेंसेस कैन बी मेजर्ड रिलायबली। एक्सपेंसेस कह लें या इसको कॉस्ट कह लें, कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो ये 6 कंडीशंस अगर हमारी पूरी हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि जनाब हम अपने पास एसेट जो है वो हमें कैपिटलाइज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इन 6 में से कोई एक कंडीशन भी रह जाएगी तो फिर हम उसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स माय फर्स्ट क्लास। ओके जी, नो इशू। इसमें इंशाल्लाह जो है बस आप सारे लोग जो हैं वो कोशिश कीजिए कि आप लोग बस क्लासेस रेगुलरली अटेम्प्ट लेते रहें। कुछ काम मैं इंशाल्लाह आपको बताया करूँगा, कुछ नोट्स वगैरह चीज़ें वगैरह शेयर करूँगा। लाइक आज मैं जैसे ये रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज की बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके बारे में भी मैं आपको आगाह करूँगा, इसके बारे में क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, इन्हें अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा आपका, पेपर नहीं रुकेगा। तो डेवलपमेंट फेज के अंदर ये 6 कंडीशन है। अगर ये 6 कंडीशन हमारी पूरी हो जाती हैं तो हम इसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर इन 6 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी मिसिंग होती है तो हम अपने डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते।
फिर हमें जो है वो उसे एक्सपेंस आउट करना होता है। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये हमारी इंटरनली जनरेटेड एसेट्स की बात हो गई। ठीक है, इंटरनली जनरेटेड एसेट्स में अच्छा कभी कभी एक नोट और लिख देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखें। ये नोट ये है कि इफ रिसर्च फेज एंड डेवलपमेंट फेज कॉस्ट कैन नॉट बी, if research phase and development phase costs cannot be distinguished। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसी कॉस्ट बताई जाती है जिसके बारे में हमें कहा जाता है कि जी आप इसको ना तो ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये रिसर्च फेज की कॉस्ट है और ना ही डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं, या आपको टोटल कॉस्ट बता दी जाती है लेकिन स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं बताया जाता कि कहाँ तक की कॉस्ट जो है वो हमारे पास जो है वो रिसर्च फेज की कॉस्ट है और कहाँ तक की कॉस्ट हमारे पास डेवलपमेंट कॉस्ट फेज की कॉस्ट है। ये डिस्टिंग्विश नहीं हो सकती। फिर क्या कंसिडर किया जाएगा? ऑल कॉस्ट शैल बी कंसिडर्ड एज रिसर्च फेज कॉस्ट। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, यहाँ अजान शुरू हो गई है तो अजान हो जाए, मैं इंशाल्लाह क्लास शुरू करता हूँ।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसा है कि अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट फेज की कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं तो फिर हम सारे की सारी कॉस्ट को कंसिडर करेंगे कि वो रिसर्च फेज की ही कॉस्ट है, मतलब हमने उसे प्रॉफिट और लॉस के अंदर एक्सपेंस शो करना है अपनी। देन जनाब इसमें फर्दर डिस्कशन हमारी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम लोगों ने जो है वो जैसे वहां पे IS 16 के अंदर दो मेथड डिस्कस किए थे। द फर्स्ट मेथड वाज कॉस्ट मॉडल एंड द सेकंड मेथड वाज रीवैल्यूएशन मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, तो यहाँ पे भी वही वाले दो मॉडल हैं। कॉस्ट मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल है। तो कॉस्ट मॉडल जो है वो कहता है कि आपका एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस वैल्यू पे कॉस्ट माइनस accumulated amortization minus accumulated impairment loss। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट मॉडल, वहां पे सिर्फ डेप्रिसिएशन थी। हमने कहा था IS 16 के अंदर कि हमारा एसेट रिकॉग्नाइज किया जाएगा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस accumulated impairment लॉस। यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है, यहाँ पे अमॉर्टाइजेशन है। तो कॉस्ट माइनस accumulated अमॉर्टाइजेशन माइनस accumulated impairment लॉस। और अगर आप फेयर वैल्यू पे इसको डिटरमिन करते हैं तो कॉस्ट की बजाय फेयर वैल्यू आ जाएगी, फेयर वैल्यू। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में हम ये फार्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट की बजाय हमारा एसेट फेयर वैल्यू पे होगा तो फेयर वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड अमॉर्टाइजेशन माइनस accumulated impairment लॉस। तो इसके अंदर भी जो रिवैल्यूएशन के रूल्स हैं वो IS 16 की तरह के हैं, सेम हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो जैसे हम लोग IS 16 में कहते थे कि जनाब अगर हमारे रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस SOCI के सॉरी हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में लिखेंगे और फिर इक्विटी का हिस्सा बना देंगे। और फिर अगर हमें रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई पैसे मौजूद हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई पैसे मौजूद होंगे तो हम सबसे पहले उसमें लिखेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस में कोई पैसे मौजूद नहीं होंगे तो फिर हम उसको डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस को जो है वो चार्ज कर देंगे। तो इस तरीके से हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर भी थोड़ा सा आज हम बात करेंगे, ठीक है जी, 36 के हवाले से। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में इसके ऊपर लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में एक एग्जांपल अटेम्प्ट की थी, तो वो एक एग्जांपल इसके लिए भी सफिशिएंट है। यहाँ पे हमें अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो हम वही वाली एग्जांपल जो है वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो आए फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे टेंजिबल एसेट था और डेप्रिसिएशन थी, और यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट है और हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन की बजाय अमॉर्टाइजेशन, और इनके अंदर ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। फिर हमारे पास जो है सॉरी हमारे पास जो है वो फिर इसकी आ जाती हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसकी हमारे पास डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो है ना इसकी वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। मतलब IS 16 और IS 38 के अंदर अगर मैं बात करूं कि एसेट शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, तो एसेट शेड्यूल में तो एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। मामला ये है कि इसके अंदर कुछ चीजें हमें एडिशनल भी बतानी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें इसके अंदर ये चीज डिस्क्लोज करनी होती है, एसेट विद इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। हमें ये चीज बतानी होती है कि हमारे कौन कौन से एसेट्स ऐसे हैं जिनकी इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ है, और उनकी लाइफ इनडेफिनेट क्यों है, मतलब क्या कोई एग्रीमेंट ऐसा है
या आप उनकी लाइफ डिटरमिन नहीं कर पा रहे, तो मतलब क्या रीजन है और आपने वो एक्वायर कैसे की है। लाइक अगर गुडविल है तो वो फिर हम मेंशन करते हैं कि यार ये हमने फलां सब्सिडरी या फलां बिजनेस परचेज किया था, उस टाइम पे ये गुडविल दी थी, इस वजह से ये गुडविल हमारे इसका हिस्सा है। लेकिन इसकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन नहीं हो सकती। लिहाजा जिनकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन नहीं हो सकती, IS 36 उसके ऊपर गाइड करता है, और 8 भी कि यार आपने उस एसेट को जिसकी लाइफ डिटरमिन नहीं हो सकती, उसके ऊपर आपने लाजमी तौर पे इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना। मतलब उसके ऊपर नॉर्मली हम क्या करते हैं फिर कि हम उसके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं एनुअली। हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं, उससे इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं और फिर से यहाँ पर जो है वो अपने पास में आपको उसका हवाला भी देते हैं। तो यहाँ पे सब इसके बारे में आप हमें बताएंगे। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इम्पेयरमेंट के बारे में भी देनी है। तो यार इम्पेयरमेंट अगर हमने किसी असर को किया है तो वो इम्पेयरमेंट किस तरह कब कब कैसे कैसे, मतलब आपकी इम्पेयरमेंट लॉस के ऊपर पॉलिसी क्या है। जैसे हमने आगे 16 के बारे में कहा था कि वैल्यूएशन सक्सेस या लॉस है, तो यहाँ पे उसके बारे में भी बताया जाता है। लेकिन क्योंकि अभी हमने 36 पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपसे इम्पेयरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी वहाँ पे बात किया गया। तो कौन कौन सी इम्पेयरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, और वहाँ पे फिर हम देखेंगे कि हमने जब एसेट से इम्पेयर कर रहे होते हैं तो इस इम्पेयरमेंट का मतलब हम अपनी यहाँ पे बुक में या किताबों में किस तरीके से होंगे। तो बाकी इसमें मोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्या हमारा ये जैसे हम नोट बनाते हैं IS के अंदर, बिल्कुल वैसा ही नोट इसके अंदर भी बनाया जाता है। तो नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने इसी तरीके से अपनी मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी के बारे में दिखाना होता है। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी में लिख देता हूँ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर हमने बताना होता है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी क्या है, इसके बारे में अकाउंटिंग पॉलिसी और मॉडर्नाइजेशन के बारे में, और सब्सिक्वेंट लीगल